प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक दल की, जो कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अर्थात आधुनिक समय में वास्तविक रूप में राजतंत्रीय प्रणालियों का लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है और जैसे जैसे लोकतंत्रीय राज्य व्यवस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में वर्तमान समय में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को यदि आपको ठीक से समझना है तो बिना राजनीतिक दलों के समझे आप किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? राजनीतिक दल। इसमें क्या क्या बात लेंगे हम? इसका अर्थ, लक्षण, कार्य, अध्ययन, उपागम और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में वर्तमान समय में राजनीतिक दल राजनीति के जीवन डोर बन गए हैं, लाइफ लाइन। क्या बोल रहा हूं मैं? लाइफ लाइन, जीवन डोर बन गए हैं राजनीति की। कौन? राजनीतिक दल। अर्थात वास्तविक रूप में यदि वर्तमान समय की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले हमें राजनीतिक दलों को समझना अति आवश्यक है। अगली बात लेते हैं हम। ध्यान दें, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ कि कुछ विद्वानों ने, जैसे कि जीन जैक्स रूसो और कार्ल यल, क्या बोला मैं? कार्ल यल, फिर से दोहरा रहा हूं, जीन जैक्स रूसो और कार्ल यल ने वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों की निंदा की है, इनकी बुराई की है। सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं, नोट कीजिएगा, जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा और जनमत की अभिव्यक्ति उस देश में नहीं हो सकती जहां राजनीतिक दल मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो राजनीतिक दलों की बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है कि जीन जैक्स रूसो वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक थे, वो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक नहीं थे। वर्तमान समय में प्रजातंत्र का रूप कौन सा है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रतिनिधि प्रजातंत्र को अपनाया जाता है। केवल स्विट्जरलैंड के अंतर्गत, क्या बोल रहा हूं मैं? केवल स्विट्जरलैंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र 5 कैंटन में जरूर मौजूद है। बाकी वास्तविक रूप में जहां कहीं भी लोकतंत्र है, क्योंकि आज राष्ट्र राज्य विस्तृत है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं अपनाया जा सकता, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को ही अपनाया जाता है। अर्थात प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली को ही अपनाया जाता है और इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में बिना राजनीतिक दलों के काम चले नहीं सकता। परंतु जीन जैक्स रूसो ने इसकी आलोचना की है। अगली बात देखो, कार्ल यल क्या कह रहे हैं? कार्ल यल ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में राजनीतिक दल कुछ लोगों के, कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक व्यक्तियों का पागलपन है। नोट करेंगे, कार्ल यल, क्या बोला मैं? कार्ल यल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक व्यक्तियों का पागलपन है। किसने कही ये बात? कार्ल यल ने। तो ठीक है, यहाँ और भी बहुत विद्वान हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों के बारे में ये कहा है कि नहीं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक दल तो अति आवश्यक हैं, लोकतंत्रीय राज्य व्यवस्था का संचालन बिना राजनीतिक दलों के हो ही नहीं सकता। तो इसकी भी चर्चा करते हैं हम। क्या? इसमें सबसे पहले तो एक विद्वान है बार्क, पूरा नाम है एडमंड बार्क। बार्क क्या कह रहे हैं
कि वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है। नोट कीजिएगा। दूसरा लॉर्ड ब्राइस है। लॉर्ड ब्राइस क्या करें कि वास्तविक रूप में लोकतंत्रीय राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए, शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दल अति आवश्यक हैं। किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस ने। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण कोटेशन और है, एच जे लास्की, हेरल्ड जोसेफ लास्की। लास्की क्या करें कि वास्तविक रूप में किसी भी देश के अंतर्गत जारशाही, जारशाही मतलब तानाशाही, अधिनायकवादी शासन प्रणाली, अर्थात किसी भी देश में जारशाही या तानाशाही से सुरक्षा करनी है तो ये सुरक्षा केवल राजनीतिक दल ही कर सकते हैं। किसने कही ये बात? लास्की ने। तो इन तीन विद्वानों ने विशेषकर राजनीतिक दलों के बारे में कहा है कि इनके बिना शासन व्यवस्था का संचालन हो नहीं सकता, तानाशाही को रोका नहीं जा सकता, इसलिए राजनीतिक दल की आवश्यक है। आशा करता हूं यहां तक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक तरफ इसकी बुराई की जा रही है, निंदा की जा रही है, दूसरी तरफ इसकी प्रशंसा की जा रही है। क्लियर? तो प्लीज सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये देखें, देखो ना केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा सामान्य व्यक्ति, सामान्य पाठक या किसी अन्य विषय का विद्यार्थी क्यों ना हो, वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में हम सत्ता के अधीन रहते हैं, और सत्ता के अधीन रहते हैं तो भाई राजनीतिक दल को समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले बात तो हम ये लेंगे क्या कि राजनीतिक दल होता क्या है क्या चीज ये, ध्यान दें, सामान्य से रूप में समझाऊंगा। देखो हम इसकी परिभाषा नहीं दे, सामान्य रूप में इसका अभिप्राय समझा रहा हूं जिससे आप इसको समझें। प्लीज आप ध्यान दें। राजनीतिक दल वास्तव में एक ऐसा संगठन है, क्या कह रहा हूं मैं, एक ऐसा संगठन है जिसके अपने निश्चित सिद्धांत होते हैं, निश्चित नीतियां होती हैं, और उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए ये वास्तव में सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। वास्तविक रूप में ये सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। कहने का भावार्थ ये कि राजनीतिक दल वास्तव में एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति, और सत्ता की प्राप्ति ये अपनी कुछ निश्चित विचारधाराओं, सिद्धांतों, नीतियों और घोषणा पत्र के आधार पर प्राप्त करते हैं। अर्थात जनता के सामने सबसे पहले ये अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके आधार पर जनता इन्हें अपना मत देती है, जिस दल को बहुमत मिलता है उसकी सरकार बन जाती है। तो लक्ष्य क्या है? सत्ता प्राप्ति। और सत्ता प्राप्ति होने के बाद में इन्होंने अपनी जो नीतियां घोषणा पत्र में बतलाई हैं उन नीतियों को कानूनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अतः आप क्या कहेंगे कि राजनीतिक दल वास्तव में एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है और जिसका आधार निश्चित उद्देश्य, निश्चित सिद्धांत, निश्चित नीतियां होती हैं। फिर कह रहा हूं, राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जिसका आधार एक निश्चित सिद्धांत होता है और उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है। देखो उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है तो इस आधार पर ही तो हम राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर करेंगे। भाई दबाव समूह भी एक संगठन तो होता ही है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि दबाव समूह सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रखता है, जबकि राजनीतिक दल का लक्ष्य क्या है? सत्ता प्राप्ति है। दबाव समूह सत्ता से बाहर रहते हुए अप्रत्यक्ष रूप में राज्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं और अपने अनुरूप अपनी मांगे मनवाते हैं। कौन? दबाव समूह। जैसा नाम से स्पष्ट है, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, ये राज्य व्यवस्था पर दबाव डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। इनका उद्देश्य
राजनीति में भाग लेना नहीं है, इनका उद्देश्य विधायक सांसद बनना नहीं है, इनका उद्देश्य मंत्री बनना नहीं है। जबकि राजनीतिक दल के सदस्य तो सत्ता प्राप्त करना ही चाहते हैं, इनका उद्देश्य तो विधायक सांसद मंत्री बनना ही तो होता है। उसके बाद में तो ये अपने जो नीतियां तय की हैं उनको प्राप्त करते हैं। क्लियर? चलिए अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। अब ध्यान दें, देखो मैंने देखा है ज्यादातर किताबों के अंतर्गत राजनीतिक दल की परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु वास्तव में उन परिभाषाओं को हम अधूरी परिभाषाएं कहेंगे। क्यों? किसी परिभाषा में केवल राजनीतिक दल की प्रकृति की बात की गई है, किसी में केवल संरचना की बात की गई है, किसी में केवल प्रकार की बात की गई है, किसी में केवल उद्देश्य की बात की गई है। तो क्या उन परिभाषाओं को पूर्ण या उचित परिभाषा कहा जा सकता है? नहीं। हम यहाँ आपको दो परिभाषाएं बताएंगे जो कि अपने आप में पूर्ण परिभाषाएं, उचित परिभाषाएं, उसमें राजनीतिक दल की समग्र बातें सम्मिलित हो जाती हैं। तो प्लीज प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो ये दो परिभाषाएं नोट कीजिएगा, इनमें सब कुछ सम्मिलित होता है। मैंने विशेषकर यहाँ निष्कर्ष निकाला है कि ज्यादातर किताबों के अंदर ये गलतियां की जाती हैं कि जो जी चाहे वो परिभाषा दे दी जाती है और वो परिभाषा उचित नहीं होती है। तो यहाँ हम राजनीतिक दल की दो उचित परिभाषा ले रहे हैं जिनको कि सर्वसम्मति से पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है। ध्यान दें, सबसे पहली परिभाषा लेंगे, आप नोट कीजिएगा, रॉबर्ट सी बॉन। क्या कह रहा हूं? रॉबर्ट सी बॉन। विद्वान का नाम क्या है? रॉबर्ट सी बॉन। रॉबर्ट सी बॉन की परिभाषा क्या है? नोट करें। अब सामान्य अर्थ समझ में आ चुका है, अब परिभाषा समझने में दिक्कत है ही नहीं। ध्यान दें, सी बॉन क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक दल, देखो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में यदि आपको राजनीतिक दल का अर्थ समझना है, लक्षण समझना है, इसी के साथ इसको उपागम समझना है या उत्पत्ति का आधार समझना है, तो एक बात ध्यान रखें आप। क्या? देखो मैं आपको यहाँ सामान्य रूप में समझाऊंगा एक डायग्राम के माध्यम से। हम दो राजनीतिक दलों की बात करते हैं, जैसे भारत का उदाहरण लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है बेटा, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, केवल दो की बात करते हैं। अब यहाँ हम परिभाषा दे रहे हैं तो ध्यान दें, अब ये परिभाषा जैसे आप लिखेंगे समझेंगे तो उसमें आप अपने सामने कोई भी एक दल ले आए, बीजेपी ले आए, कांग्रेस ले आए या कोई और राजनीतिक दल ले आए। जैसे मान लीजिएगा हम कांग्रेस की बात उठाते हैं, बीजेपी की बात उठाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये बीजेपी या कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, तो ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या दे रहे हैं। तो अब इस परिभाषा के आधार पर आप समझेंगे कि वास्तव में राजनीतिक दल होता क्या है। सामान्य रूप में बता ही दिया है, तो ध्यान दें, राजनीतिक दल जैसे बीजेपी या कांग्रेस, राजनीतिक दल व्यक्तियों का ऐसा संगठन है, बीजेपी कांग्रेस एक संगठन है या नहीं, व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो अपने उद्देश्यों को, ध्यान दें, जो अपने उद्देश्यों को, इनका अपना घोषणा पत्र होता है या नहीं, अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं या नहीं, इनका अपना उद्देश्य होता है या नहीं। हाँ, ध्यान दें, ऐसा संगठन है जो अपने उद्देश्यों को सरकार पर औपचारिक नियंत्रण प्राप्त करके समाज में मूल्यों के आधिकारिक वितरण में प्राथमिकता के प्रकरण, जो नीतियां बनाई जाती है, प्रकरण बनाने का प्रयत्न करता है। अर्थात वास्तविक रूप में भाई राजनीतिक दल है कांग्रेस बीजेपी, तो वास्तव में क्या है, एक ऐसा संगठन है, कैसा, जो अपने उद्देश्यों को सरकार पर, इनका क्या उद्देश्य है, सत्ता प्राप्ति ही तो है, औपचारिक नियंत्रण प्राप्त करके समाज में मूल्यों के आधिकारिक वितरण, मूल्यों के आधिकारिक वितरण, अर्थात वास्तविक रूप में समाज में से अनेक प्रकार की मांग उठाई जाएंगी, तो सब मांगों को पूरा थोड़ी ना किया जाएगा। अर्थव्यवस्था मजबूत है या कमजोर है, उसके आधार पर वास्तविक रूप में उनकी मांगों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। तो मूल्यों के आधिकारिक वितरण, अर्थात वास्तविक रूप में जब राजनीतिक दल, जो भी दल, जैसे बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, सत्ता में आने के बाद में वास्तविक रूप में कानून बनाते हैं या नहीं, कानून बनाते हैं, और उन कानूनों को लागू किया जाता नहीं, किया जाता है, और उनका उल्लंघन किया जाता, दंड दिया जाता है नहीं, दिया जाता है दंड। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूल्यों के आधिकारिक वितरण, अर्थात वास्तव में नीतियां बनाने का इनको अधिकार दिया जाता है। जनता अपना मत देती है, जो भी बहुमत पाता है सरकार का निर्माण होता है। तो क्या
सरकार पर औपचारिक नियंत्रण प्राप्त करके समाज में मूल्यों का आधिकारिक वितरण में प्राथमिकता के प्रकरण बनाने का प्रयत्न करता है, अर्थात प्राथमिकता के आधार पर जनता की जो मांगे होती है उनको पूरा किया जाता है। तो मूल बात एक ही है, क्या बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य दल है, एक संगठन है, इसका अपने घोषणा पत्र होता है, जनता के सामने रखा जाता है, जनता उसके आधार पर उनको मत देती है और जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार का निर्माण करता है। और सरकार का निर्माण करने के बाद में क्या करते हैं, फिर ये देश के लिए, जनता के लिए कानून बनाते हैं कि नहीं, कानून बनाते हैं। तो वही तो क्या है, ये मूल्य के आधिकारिक वितरण। अब कानून क्या केवल यही बना सकते हैं या फिर समाज के अंतर्गत जो अन्य जितने भी समूह संगठन होते हैं या समूह होते हैं वो सब बना सकते हैं? नहीं, केवल इनको, क्योंकि जनता ने अपना मत दिया है, इनको अधिकार दिया है, इनको अपनी सहमति दी है, इनको वैधता प्राप्त है। ठीक है, तो पहली परिभाषा रॉबर्ट सी बॉर्न की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ला पालो द्वारा दूसरी परिभाषा दे रहे हैं, ध्यान दें। राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है, नोट कीजिएगा, राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है जिसका स्वचेतन व प्रमुख उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों पर, ध्यान दें, सार्वजनिक पदों पर पहुंचाना व उन पर बनाए रखना है जो अकेले या किसी से मिलकर शासन तंत्र पर नियंत्रण रखेंगे। तो मूल बात एक ही आ रही है कि वास्तव में इनका उद्देश्य क्या, सत्ता की प्राप्ति करना है। ठीक है, आशा करता हूं राजनीतिक दल क्या है इसका अर्थ और परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हमने दो परिभाषा दी है, रॉबर्ट सी बॉर्न और इसी के साथ में ला पालोम बारा। ये दोनों परिभाषाएं सर्वश्रेष्ठ और उचित परिभाषाएं, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है स्नातक स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर, तो आप ये दोनों परिभाषाएं नोट कीजिएगा और ये अवश्य लिखिएगा कि ये दोनों परिभाषाएं वास्तविक रूप में उचित परिभाषाएं हैं, बाकी अन्य परिभाषाओं में कमियां हैं। इनमें संरचना, प्रकार्य, प्रकृति, उद्देश्य, सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य सब कुछ आ गया, इसलिए इनकी ये दोनों उचित परिभाषाएं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें, अब इसकी दूसरी बात लेते हैं, क्या राजनीतिक दलों के लक्षण अथवा इसके आवश्यक तत्व, या राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व क्या है या इसके लक्षण क्या है। ध्यान दें, सबसे पहला जो लक्षण आएगा वो ये आएगा कि दल के सदस्यों का संगठन। अब ध्यान दें, भाई बीजेपी कांग्रेस है तो सबसे पहला लक्षण क्या है कि जो राजनीतिक दल होता है उसका वास्तविक रूप में अपना एक संगठन होता है या नहीं, अपना संगठन होता है और उस संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो उसके नियम होते हैं उन नियमों का सभी सदस्यों को पालन करना पड़ता है, इसीलिए उसके अंतर्गत अनुशासन रहता है। तो इसका मतलब राजनीतिक दलों का अपना अपना संगठन अवश्य मिलेगा। दूसरा क्या है, दल के सदस्य अपने कार्यक्रम के विषय में एकमत होते हैं। अब देखो, चाहे बीजेपी है कांग्रेस है, वास्तविक रूप में जो दल के सदस्य होते हैं वो जो भी इनका कार्यक्रम होता है, घोषणा पत्र होता है, उसके ऊपर एकमत होते हैं। और यदि कोई मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में उस दल के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि उसके टुकड़े हो जाते हैं, एक दल से दो दल बन जाते हैं। लेकिन मूलतः ये कहा जाता है कि दल के सदस्य अपने कार्यक्रम के विषय में एकमत होते हैं। ठीक है, दो लक्षण हो गए। तीसरा क्या है, देखो वास्तव में हम ये कहेंगे कि आवश्यक तत्व, इसका मतलब एक राजनीतिक दल के निर्माण के लिए ये बातें जरूरी हैं। क्या कह रहा हूं, एक राजनीतिक दल के निर्माण के लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, निर्माण के लिए ये बातें जरूरी है। इनको निर्माण के तत्व भी कह सकते हैं, आवश्यक तत्व भी कह सकते हैं, लक्षण भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं। तीसरा क्या है, दल के सदस्य शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होता है इसके अंतर्गत इसके सदस्य होते हैं वो किसी भी रूप में हिंसा, छल, कपट, षड्यंत्र को नहीं अपनाए, बल्कि केवल शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों के द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करें। अर्थात ये सत्ता में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं कि इन्होंने अपने जो नीतियां या घोषणा पत्र में जो कुछ बातें कही हैं उनकी प्राप्ति के लिए सत्ता में जा रहे हैं। सत्ता में जा रहे हैं तो यहाँ पर खून खराबा थोड़ी ना किया जा रहा है, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद में जनता इनको मत देती या नहीं देती है, किस दल को बहुमत देती है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा लक्षण शासन पर नियंत्रण करने की इच्छा। अब देखो, किसी भी समूह को राजनीतिक दल तभी कहा जाएगा जबकि उसका उद्देश्य क्या हो, शासन पर नियंत्रण करना या शासन पर नियंत्रण करने की इनकी इच्छा हो। तो वास्तविक रूप में चुनाव किस लिए लड़ते हैं,
सत्ता में जाने के लिए तो लड़ते हैं भाई। केवल उसी समूह को, उसी दल को राजनीतिक दल कहा जाएगा जिसकी इच्छा क्या हो, शासन पर नियंत्रण करने की इच्छा हो, सत्ता में जाने की इच्छा हो, सत्ता प्राप्ति की इच्छा हो। ठीक है भाई, 4 बातें होगी। 5वां लक्षण क्या है, राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील। केवल वही दल राजनीतिक दल होता है जो वास्तविक रूप में राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, ना कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जातीय या जातिगत हित के लिए या कुल के हित के लिए। यदि वास्तविक रूप में स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए, क्षेत्रीय हित के लिए ही या जातिगत हित के लिए ही कार्य किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता, केवल उनको गुट कहा जा सकता है, राजनीतिक दल नहीं कहा जाएगा। तो वास्तव में किसी भी संगठन को एक राजनीतिक दल आप कह रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखें कि उसमें ये 5 बातें हैं या नहीं। अगर ये 5 तत्व मौजूद हैं तो आप उस दल को, उस समूह को, उस संगठन को राजनीतिक दल कह सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट लेते हैं हम, क्या कि राजनीतिक दलों के अध्ययन, उपागम या दृष्टिकोण। अर्थात हम ये कहेंगे ना केवल भारत बल्कि संपूर्ण दुनिया के अंतर्गत यदि आप वास्तव में राजनीतिक दलों का ठीक से अध्ययन करना चाहते हैं, अर्थात वहां के पार्टी सिस्टम को, दलीय प्रणाली को ठीक से समझना चाहते हैं, चाहे इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो, अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो, अमेरिका की दलीय व्यवस्था हो, ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था हो, भारत की दलीय व्यवस्था हो, जापान की दलीय व्यवस्था हो, किसी भी देश की दलीय व्यवस्था को समझना चाहते हैं, तो विद्वानों ने इनको समझने के लिए 2 उपागम दिए हैं या 2 दृष्टिकोण दिए हैं। मतलब इन 2 नजरियों से, 2 दृष्टिकोणों से राजनीतिक दलों को ठीक से समझा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, ये सारी बातें केवल इन 2 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं आप। कैसे? अब 2 जो दृष्टिकोण है वो कौन कौन से हैं, नोट करें। पहला है, मैं थोड़ा पीछे हट रहा हूं, नोट करें। पहला है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। पहला उपागम क्या होगा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। दूसरा क्या है, व्यवस्था उपागम। अब देखो, वैसे देखा जाए तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम किसने दिया, विशेषकर आमंडम पावेल ने, पूरी राजव्यवस्था को समझने के लिए। अब यहाँ समग्र राजव्यवस्था को हम नहीं समझ रहे हैं, हम तो केवल राजव्यवस्था के एक पार्ट को समझ रहे हैं, एक उपांग को समझ रहे हैं, एक अंग को समझ रहे हैं, और वो क्या है, राजनीतिक दल है। ठीक है। और दूसरा क्या है, व्यवस्था उपागम। और व्यवस्था उपागम किसने दिया, विशेषकर डेविड स्टर्न ने। जैसे डेविड स्टर्न ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है। अब क्या किया गया कि इन दोनों उपागमों का प्रयोग विद्वानों ने राजनीतिक दलों को समझने के लिए किया है। समझ रहे हैं? अब कैसे? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर यदि हम राजनीतिक दलों को समझना चाहते हैं तो इसमें यह बात देखी जाएगी क्या कि वास्तव में राजनीतिक दल है तो एक संरचना तो है ही, संगठन तो है ही। अब इस संरचना के द्वारा प्रकार्य शब्द समाजशास्त्र से लिया गया है, हम यहाँ इसको कार्य भी कह सकते हैं, लेकिन कार्य संकुचित होगा इसलिए प्रकार्य कहेंगे। एक संरचना के द्वारा मतलब राजनीतिक दल के द्वारा प्रकार्य, क्या कार्य किए जाते हैं, अर्थात संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत केवल ये देखा जाएगा कि वास्तव में राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं, करते क्या है, ये इनका कार्य क्या है, क्या क्या कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा, किनके द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा। जब ऐसा अध्ययन किया जाता है तो वास्तव में यह संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के माध्यम से किया जाता है। इन कार्यों की चर्चा भी हम चौथे पार्ट में करेंगे, आशा करता हूं समझ रहे होंगे। चलिए दूसरा जो इसका उपागम है राजनीतिक दलों को समझने का, देखो ध्यान दें, मैं औपचारिकता नहीं निभा रहा हूं, मैं वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के प्रत्येक टॉपिक को गहराई से समझना चाहता हूं, इसलिए मैं विशेष प्रयास करता हूं कि प्रतिदिन की वीडियो में कोई न कोई ऐसी बात आपको अवश्य दूं जो कि आप जिस भी किताब का अध्ययन कर रहे हैं वहां आपको मिल नहीं पाएगी। इसलिए मैं
विशेष प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी किसी भी टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरी देखेंगे हमारा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, चाहे देखिएगा मत फिर, ठीक है। अब दूसरा इसका उपागम क्या है, व्यवस्था उपागम, नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यवस्था उपागम, सिस्टम अप्रोच, व्यवस्था उपागम। अब व्यवस्था उपागम में राजनीतिक दलों को कैसे समझा जाएगा, ध्यान दें। वास्तव में जो ये व्यवस्था उपागम है वो राजनीतिक दल को राजनीतिक व्यवस्था में एक उपव्यवस्था के रूप में मानता है। समझो, देखो, जो व्यवस्था उपागम है या व्यवस्था उपागम के आधार पर यदि हम राजनीतिक दलों को समझना चाहते हैं, चाहे भारत के राजनीतिक दल को समझे, अमेरिका के राजनीतिक दल को समझे, आपकी मर्जी है जिसको समझे, तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि यदि व्यवस्था उपागम से समझना चाहते हैं, ठीक है, व्यवस्था उपागम किसने दिया है, डेविड स्टर्न ने दिया है। व्यवस्था उपागम के आधार पर समझना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि जो ये राजनीतिक दल है ना, पॉलिटिकल पार्टी, ये संपूर्ण रूप में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्या कह रहा हूं मैं, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था मानकर चलता है। किसको, राजनीतिक दल को उपव्यवस्था मानकर चलता है। समझ गए। जैसे भाई सोशल सिस्टम है, समाज व्यवस्था है, तो समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था राज व्यवस्था होगी, और राज व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं जैसे राजनीतिक दल है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सब इसकी उपव्यवस्थाएं तो है भाई। तो यहां सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इसको एक उपव्यवस्था मान के चलता है, और उपव्यवस्था के रूप में ये राजनीतिक दलों को समझा रहे हैं। कैसे, यहां वास्तव में डेविड स्टर्न और आमंडम पावेल ने कहा है, क्या कहा है, कि जो ये राजनीतिक दल होते हैं ना, वो वास्तव में रूपांतरण कार्य से संबंधित कार्य करते हैं। अभी रूपांतरण क्या होता है, ध्यान दें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे डेविड स्टर्न है, इन्होंने इनपुट आउटपुट, ठीक है, और यहां रूपांतरण प्रक्रिया, यही तो मॉडल बताया है, निवेश निकास, ठीक है। मतलब 1 2 और 3, 1 2 3, इन्होंने डेविड स्टर्न ने वास्तव में राज व्यवस्था को समझने के लिए कहा है कि राज व्यवस्था में 3 चरण होते हैं, निवेश, रूपांतरण और निकास। अब देखो, जो रूपांतरण प्रक्रिया, मतलब जैसे जनता की मांगे आ रही है, जनता मांगे उठा रही है, हमारी ये मांगे पूरी करें, जो भी मांग है, मांगे उठाई जा रही है, मांगे कहां जाएंगी, सरकार के पास में जाएंगी, और सरकार के अंतर्गत तो वास्तविक रूप में होता कौन है, मुख्य, जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है, हम दल की तो बात करें, सरकार होती है। अब वो वास्तविक रूप में क्या करेंगे, उन मांगों को रूपांतरित करके कानून बनाते हैं, और जो कानून बनाते हैं वही क्या कहलाते हैं, निकास, आउटपुट। तो यहां जो ये रूपांतरण का कार्य है ना, मतलब जो जनता की मांगे हैं, जो जनता की मांगे हैं, इनको नीतियों के रूप में, इनको नीतियों के रूप में या निर्णय के रूप में आउटपुट करते हैं। अब यहाँ जो मांगे हैं, इनको रूपांतरित कौन करते हैं, राजनीतिक दल ही करते हैं। कौन करते हैं, राजनीतिक दल ही करते हैं, विशेषकर इनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। कहने के लिए तो कहते हैं कि कानून कौन बनाती है, व्यवस्थापिका बनाती है, लेकिन भाई संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका कौन होती है, जिस दल को बहुमत मिलता है वही तो व्यवस्थापिका है। कार्यपालिका कौन होती है, व्यवस्थापिका में से तो कार्यपालिका बनती है, कहाँ, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत। हमारे भारत में क्या है, संस्थात्मक शासन प्रणाली तो है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम व्यवस्था उपागम के आधार पर राजनीतिक दलों को समझना चाहते हैं तो ये कहेंगे हम कि वास्तव में जो रूपांतरण से संबंधित कार्य है वह वास्तविक रूप में किसके द्वारा किया जाता है, राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। तो
दुनिया में किसी भी देश के अंतर्गत या पार्टी सिस्टम को समझना चाहते हैं, राजनीतिक दलों को समझना चाहते हैं, तो आप इन दो उपागमों के आधार पर इनको समझ सकते हैं। मैंने संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया है, वैसे तो ये बहुत लंबी बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो दो उपागम कौन कौन से हो गए राजनीतिक दलों को समझने के लिए? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, जो कि केवल ये देखेगा कि ये राजनीतिक दल कार्य क्या करते हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? व्यवस्था उपागम, और ये क्या मान के चलता है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो राजनीतिक दल होते हैं वो वास्तव में उपव्यवस्था है। क्या है? उपव्यवस्था है। और यहाँ वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं वो रूपांतरण कार्य से संबंधित कार्य करते हैं, ठीक है। तो विशेषकर राजनीतिक दल कौन सा कार्य करते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीतिक व्यवस्था में जो रूपांतरण से संबंधित कार्य होते हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इसका चौथा पार्ट ले रहे हैं हम। अब इसमें हमें दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम जब उपागम की बात कर चुके हैं तो उपागम के बाद में शेष क्या बचेगा भाई? जब हम किसी भी विषय के उपागम समझ जाते हैं तो उस टॉपिक को समझने में दिक्कत ही नहीं है। अब क्या लेंगे हम? राजनीतिक दलों के कार्य। तो राजनीतिक दलों के कार्यों को यदि ठीक से समझना है तो वास्तव में संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसमें यही तो देखना है कि राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं। अब जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये कार्य क्या करते हैं भाई? एक दल को बहुमत प्राप्त हो रहा है, सरकार का निर्माण कर रहा है। दूसरा क्या करता है? विपक्ष में बैठता है कि नहीं? एक सत्तारूढ़ होता है, दूसरा विपक्ष में होता है। अब ये कार्य क्या करते हैं? ध्यान दें। अब इसमें ज्यादा समझाने की हमें आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही स्पष्ट है। जहां दिक्कत है हम बताएंगे। पहला कार्य क्या होगा इनका? राजनीतिक दलों का शासन का संचालन करना। देखो भाई, शासन का संचालन वास्तव में करता कौन है? राजनीतिक दल ही तो करता है। यहाँ रूपांतरण के अंदर ये बात आई थी कि वास्तव में नीतियां, निर्णय बनाता कौन है? राजनीतिक दल ही तो बनाता है भाई। ये सरकार किसकी होती है? जिसको बहुमत मिलता है, तो यही तो शासन का संचालन करेंगे। कौन? राजनीतिक दल। अब मान लो जिसको बहुमत मिल गया, तो बहुमत मिलने के बाद में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है संसदीय शासन प्रणाली में विशेषकर, वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। और उसके बाद में मंत्रिमंडल गठन किया जाता है नहीं। अब जो गठन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में संपूर्ण शासन का संचालन, उसकी देखरेख किसके द्वारा होती है? मंत्रिमंडल के द्वारा। और मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तव में शासन का संचालन कौन करता है? राजनीतिक दल करते हैं। कौन करता है? जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है भाई। दूसरा, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण। अब वही बात आ गई, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण। तो वास्तव में देखो, राजनीतिक दल रूपांतरण का कार्य कर रहे हैं ना भाई। जनता की मांगे आ रही हैं, जनता की मांगे सरकार के सामने जा रही है, और सरकार के अंतर्गत विशेषकर संसदीय शासन प्रणाली में होता कौन है? जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है। तो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वास्तव में वही व्यवस्थापिका है और वही कार्यपालिका है। तो फिर कानून कौन बना रहा है? राजनीतिक दल बना रहे हैं। इसलिए सार्वजनिक नीतियों को निर्धारित करने संबंधित कार्य कौन करता है? राजनीतिक दल करता है। तीसरा क्या है? नोट कीजिएगा, शासन की आलोचना। अब देखो, शासन की आलोचना संबंधित कार्य राजनीतिक दल करते हैं। कैसे करते हैं? देखो भाई, एक दल बहुमत प्राप्त कर लेता है, सत्तारूढ़ होता है, सत्ता में होता है, और दूसरा विपक्ष में होता है। तो जो विपक्षी पार्टी होती है, विपक्षी दल होता है, उसका कार्य क्या होता है? सरकार की आलोचना करना। अगर वो गलत कार्य करते हैं, गलत नीतियां बनाते हैं, तो विपक्ष उनकी आलोचना करता है, और आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन भाई, ये आलोचना कैसी हो? आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए, रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए, सृजनात्मक आलोचना होनी चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए कि यदि बहुमत प्राप्त दल के द्वारा अच्छी नीतियां बनाई जा रही है, अच्छे कानून बनाए जा रहे हैं, तो बिना मतलब अड़ंगे की नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये विपक्ष का दायित्व है, कर्तव्य है कि देश हित में यदि कानून बनाया जा रहा है तो खुशी खुशी इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, और देश के हित में यदि नीति नहीं बनाई जा रही है तो उस स्थिति में मजबूती के साथ उनका विरोध करना चाहिए। ये विपक्ष का कर्तव्य है, ठीक है। चलिए अगला क्या है? चुनावों का संचालन। भाई, चुनावों के संचालन से संबंधित कार्य की देखरेख कौन करता है? विशेषकर राजनीतिक दल ही तो करता है। ठीक है, वो एक अलग बात है, निर्वाचन आयोग होता है, लेकिन वो एक अलग
टॉपिक होगा। यहाँ तो हम ये केवल ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं। तो वास्तविक रूप में जैसे हम यहाँ कहेंगे कि किसी न किसी रूप में जब चुनाव होते हैं उस समय जो चुनाव के संचालन से संबंधित कार्य किया जाता है वो कौन करता है? राजनीतिक दल ही तो करता है। ठीक है। पांचवा, लोकमत का निर्माण। अब देखो वास्तव में जो राजनीतिक दल होते हैं, देखो भाई इनका अपना घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र तय करते हैं और घोषणा पत्र के आधार पर उसके साथ जनता के सामने जाते हैं और जनता उसके आधार पर इन्हें अपना मत देती है। तो वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोक मत का निर्माण करने संबंधित विशेष कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि जनमत के आधार पर ही तो सरकार का निर्माण होगा भाई। बिना जनमत के जब तक जनता इन्हें सहमति नहीं देगी तब तक सरकार का निर्माण कैसे हो सकता है? इसलिए जनमत के निर्माण से संबंधित कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। छठा, नोट कीजिएगा, शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं ये कौन? राजनीतिक दल। कैसे? शासन मतलब सरकार। देखो शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। अब इसमें कैसे, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये तो हो गया जनता, ठीक है भाई, और एक तरफ हो गया सरकार, ठीक है। अब हम मध्यस्थ की बात कर रहे हैं और ये हो गया राजनीतिक दल, ठीक है भाई। ये अब समझिए इसको, शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य कैसे? देखो अब यहां जनता की जो भी मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, इनसे सरकार को अवगत कौन कराएगा? राजनीतिक दल कराएगा, ठीक है। इसी के साथ में सरकार के सामने क्या समस्याएं हैं, सरकार की क्या स्थिति है, इसके बारे में जनता को अवगत कौन कराएगा? राजनीतिक दल कराएगा। इसलिए इन दोनों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है? राजनीतिक दल निभाता है। इसलिए राजनीतिक दल का जनता और सरकार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और यदि राजनीतिक दल ये कार्य ठीक से करते हैं, मतलब हमें कहेंगे कि राजनीतिक संचार के रूप में कार्य करते हैं, और यदि ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है, मतलब ये जो राजनीतिक संचार का कार्य है इनका, राजनीतिक दलों का, ये निष्पक्ष रूप में ईमानदारी के साथ करते हैं, तो उस देश में कभी क्रांति नहीं हो सकती, खूनी क्रांति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों को संतुष्ट रखा जा रहा है, किसके द्वारा? राजनीतिक दलों के द्वारा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों का ये दायित्व है कि वह वास्तविक रूप में जनता और सरकार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका को ईमानदारी के साथ निभाए, ठीक है। चलिए अब देखो, ये 6 कार्य हो गए। 7वां नोट करें, राजनीतिक प्रशिक्षण। अब इसमें क्या बताने की जरूरत है? राजनीतिक प्रशिक्षण, देखो भाई वास्तव में समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, तो क्या राजनीतिक दल जनता को राजनीति के बारे में प्रशिक्षण नहीं देते हैं? क्या एक मतदाता को किस रूप में अपने मत का प्रयोग करना है, ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता को ये मीन्स राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के बारे में भी जानकारी देते हैं और लगातार किसी न किसी रूप में जनता को इसके बारे में अवगत करवाते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में राजनीतिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करते हैं, मतलब जनता को राजनीति का ज्ञान देते हैं। 8वां, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। अब देखो राजनीतिक कार्य तो करेंगे ये, जिसका नाम ही राजनीतिक दल है, और इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी करते हैं ये कौन? राजनीतिक दल। कैसे? देखो हम कहेंगे कि जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उस समय वास्तविक रूप में कांग्रेस के द्वारा हरिजनों के उत्थान, स्त्रियों के उत्थान से संबंधित
कार्यक्रम किए जाते थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि वास्तव में राजनीतिक दल सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को भी किसी न किसी रूप में करते हैं। ठीक है, और अंतिम 9वां नोट कीजिएगा, दलीय कार्य। क्या है? दलीय कार्य। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने दल से संबंधित सभी कार्यों को करते हैं और दल से संबंधित अनगिनत कार्य होते हैं, उनकी चर्चा करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात वास्तव में जो राजनीतिक दल होता है अपने से संबंधित कार्यों को स्वयं राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। मतलब इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, इनके जो उम्मीदवार होते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, किस आधार पर वास्तविक रूप में भाषण देंगे, तो ये सारी बातें इनके द्वारा तय की जाती है। किसके द्वारा? राजनीतिक दलों द्वारा। अब मैं आशा करता हूं कि राजनीतिक दलों के कार्य भी आप ठीक से समझ गए होंगे। एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे पूछा जाता है, इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है भाई, आप 5वां पार्ट ले रहे हैं हम इसका राजनीतिक दलों की उत्पत्ति अथवा निर्माण के आधार। मतलब राजनीतिक दलों की उत्पत्ति किस आधार पर होती है, इनका निर्माण कैसे होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या निर्माण के कोई 4 आधार बताइए। किसी भी कंपटीशन के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के निम्न में से कौन से आधार है या कौन सा आधार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ विशेषकर 4 आधार की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा भाई, राजनीतिक दलों का निर्माण वास्तविक रूप में तो मनुष्य के स्वभाव के आधारों पर होता है। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव वास्तव में पुरातनवादी होता है, उसका प्रगतिवादी होता है। कुछ परंपरा से चिपके रहना चाहते हैं और कुछ वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं, इसलिए इसको पुरातनवादी और प्रगतिवादी कहा जाता है। कहने का मेरा भावार्थ यह है कि वास्तव में राजनीतिक दलों का निर्माण व्यक्तियों के स्वभाव के आधार पर होता है। व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसके आधार पर ही दलों का निर्माण होता चला जाता है। ये तो एक सामान्य बात होगी, मगर यहाँ हम 4 आधारों पर ये समझाएंगे कि वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या निर्माण के 4 आधार होते हैं विशेषकर। अब चलिए, पहला आधार क्या है? राजनीतिक प्रश्न। देखो, वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों का जो निर्माण होता है वह राजनीतिक प्रश्नों के आधार पर होता है। कैसे? कि वास्तव में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। मूलतः जो राजनीतिक समस्या होती है उस समस्या के संदर्भ में दलों का निर्माण होता है। कुछ का उद्देश्य होता है कि वर्तमान समय में जो व्यवस्था है उसको बनाए रखें और कुछ का उद्देश्य होता है इसमें परिवर्तन किया जाए। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक समस्याओं के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, पहली बात। दूसरा आर्थिक प्रश्न है या आर्थिक आधार है। आर्थिक आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, अर्थात वास्तविक रूप में आर्थिक समस्याओं के आधार पर भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि व्यक्तियों का स्वभाव कुछ का तो प्रगतिवादी होता है, कुछ का पुरातनवादी होता है, कुछ वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इस आधार पर भी वास्तविक रूप में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई जो संपत्ति है इस संपत्ति को निजी हाथों में रहने दिया जाए। कुछ कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, संपत्ति के ऊपर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। एक तरफ कुछ व्यक्ति ये कहेंगे कि जो उद्योग हैं, उद्योगों का संचालन व्यक्तियों को व्यक्तिगत आधार पर करना चाहिए, और कुछ कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तो कहने का भावार्थ ये है, आर्थिक समस्याओं के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। कैसे? जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, साम्यवादी दल है, समाजवादी दल है, स्वतंत्र पार्टी है, लेबर पार्टी। तो इनका आधार क्या है? मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी, समाजवादी, साम्यवादी, स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, इनके निर्माण का जो आधार वो क्या है? आर्थिक ही है, आर्थिक समस्या ही है। ठीक है भाई। तीसरा सामाजिक प्रश्न या सामाजिक समस्या। देखो, वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों का जो निर्माण होता है
सामाजिक समस्याओं के आधार पर भी होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहना चाहूं कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का जो निर्माण हुआ था वह वास्तविक रूप में सामाजिक समस्या के आधार पर ही हुआ था, दलितों के हित के लिए। ठीक है, और वर्तमान समय में जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसके निर्माण का भी यही आधार है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दें, बहुजन समाजवादी पार्टी के निर्माण का आधार भी ये सामाजिक समस्या, ये सामाजिक प्रश्न है। ठीक है भाई, तो इसके आधार पर भी राजनीतिक दलों का जो है निर्माण होता है या उत्पत्ति होती। तीन बातें होगी, राजनीतिक प्रश्न या समस्या, आर्थिक प्रश्न या समस्या या आधार, सामाजिक प्रश्न या समस्या या आधार। आप इसको ऐसे दे सकते हैं, राजनीतिक आधार, आर्थिक आधार, सामाजिक आधार, और चौथा क्या है, धार्मिक आधार। देखो भाई, वास्तव में धर्म के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है तो वास्तविक रूप में ये राष्ट्रहित की बातें नहीं करते हैं, इसलिए इससे हमें लाभ होने के बजाय नुकसान ही ज़्यादा होता है। परंतु जो भी है, फिर भी हम ये तो कहेंगे ही कहेंगे कि धर्म के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है। कैसे, जैसे मुस्लिम लीग है, अकाली दल है, हिंदू महासभा है, इन तीनों के निर्माण का आधार क्या है, धर्म ही तो है भाई। इसलिए धार्मिक आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है। तो राजनीतिक दलों के निर्माण के कितने आधार हो गए, चार। कौन कौन से, राजनीतिक आधार, प्रश्न भी कह सकते हैं, राजनीतिक आधार, आर्थिक आधार या प्रश्न, सामाजिक आधार या प्रश्न, और धार्मिक आधार या प्रश्न। ये चार आधार हैं जिनके आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। आशा करता हूं राजनीतिक दलों का अर्थ, लक्षण, कार्य, अध्ययन, उपागम और इसकी उत्पत्ति या निर्माण के आधार आप ठीक से समझ गए होंगे। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।